नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। हमने इतिहास की चैप्टर वाइज श्रृंखला शुरू की है, जिसमें अभी तक हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज का हमारा 5वां चैप्टर है वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल। इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक सभ्यता से जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को विस्तृत रूप में कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैदिक सभ्यता का परिचय। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका ज्ञान मुख्यतः वेदों से प्राप्त होता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम लोग आर्यों का परिचय जानते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या सभ्य व्यक्ति होता है। इस पॉइंट से कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे नोट कर लें। आर्यों की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। प्रमुख मत मध्य एशिया सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकृत है। भारतीय मूल सिद्धांत, यूरोपीय सिद्धांत, आर्कटिक सिद्धांत, इसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आधुनिक इतिहासकारों द्वारा मध्य एशिया सिद्धांत को अधिक मान्यता दी जाती है। वैदिक साहित्य वैदिक सभ्यता का प्रमुख स्रोत वेद है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, इसका विषय है स्तुति एवं सूक्त। यजुर्वेद यज्ञ एवं कर्मकांड। सामवेद संगीत एवं गायन। अथर्ववेद चिकित्सा तंत्र एवं लोक जीवन। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल हैं इसमें। 1028 सूक्त हैं। लगभग 10,600 मंत्र हैं। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऋग्वेद। वैदिक साहित्य का वर्गीकरण। वैदिक साहित्य संहिताएं 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ऋग्वैदिक काल का विस्तार। प्रमुख क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु की नदियां सिंधु, झेलम, बितिस्ता, चिनाब, आस्किनी, रावी, परुषणी, ब्यास, बिपाशा, सतलज, शत्रुधि, सरस्वती, ये सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां थी। अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें। सबसे छोटी इकाई कुल होता था। इसका क्रम है कुल, ग्राम, देश, जन और राष्ट्र। प्रमुख अधिकारियों की बात करें, राजा जो था शासन प्रमुख था। पुरोहित धार्मिक कार्य करता था। सेनानी सेना का प्रमुख था। ग्रामीण गांव का प्रधान होता था। स्पष्ट गुप्तचर होता था। अब बात करते हैं सभा एवं समिति की। सभा बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी, राजा को परामर्श देती थी। समिति सामान्य जनता की संस्था थी, राजा के चयन में भूमिका थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा समिति। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। परिवार संयुक्त परिवार था। पिता परिवार का मुखिया होता था। परिवार को कुल कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। शिक्षा का अधिकार था। धार्मिक कार्यों में भागीदारी थी। स्वयंवर की प्रथा थी। प्रमुख विदुषियों की बात करें, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, ये प्रमुख विदुषियाँ थी। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जन्म आधारित कठोर व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। मुख्य व्यवसाय पशुपालन सबसे प्रमुख था। उसके बाद कृषि, फिर शिकार, व्यापार और हस्तशिल्प, ये प्रमुख व्यवसाय थे। प्रमुख पशुओं की बात करें, गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी,
ये सभी इनके पालतू पशु थे। गाय को अघन्या कहा गया अर्थात जिसे मारा ना जाए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे हाईलाइट करके नोट कर लें। बात करते हैं कृषि की। मुख्य फसलें जौ, जिसे यो भी कहते हैं, गेहूं कृषि सहायक व्यवसाय थी, जबकि पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। व्यापार की बात करें, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। गाय को संपत्ति का प्रमुख माप माना जाता था। निष्क नामक स्वर्ण आभूषण का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं धर्म की। प्रमुख देवता इंद्र वर्षा एवं युद्ध क्षेत्र से संबंधित थे। अग्नि अग्नि बात करें वरुण देव की तो ये जल से संबंधित थे। सूर्य देव की बात करें तो ये प्रकाश से संबंधित थे। सोम देव की बात करें तो वनस्पति से संबंधित थे। उषा की बात करें तो प्रातः काल से संबंधित थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। धार्मिक विशेषताओं की बात करें, प्राकृतिक पूजा होती थी, यज्ञ का महत्व था, मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिरों का अभाव था। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली थी, मौखिक शिक्षा थी, वेदों का अध्ययन कराया जाता था, स्मरण पर बल दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं, पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था, सभा एवं समिति का महत्व, स्त्रियों का सम्मान, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, प्राकृतिक पूजा, सरल सामाजिक जीवन, ये ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं थी। उत्तर वैदिक काल का परिचय। ऋग्वैदिक काल के बाद वैदिक सभ्यता का दूसरा चरण उत्तर वैदिक काल कहलाता है। इसकी समय सीमा लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु क्षेत्र से गंगा यमुना के मैदानों की ओर हुआ। इस काल के प्रमुख परिवर्तन, कृषि का विस्तार हुआ, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल में। इसे नोट कर लें। स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, बड़े राज्यों का उदय हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हुई, यज्ञ और कर्म कांड का विस्तार हुआ, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख स्रोत। इस काल की जानकारी मुख्यतः निम्न साहित्य से मिलती है: सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इन साहित्यों से उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। वेद की बात करें, ऋग्वेद, इसके प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद की बात करें तो पंचविंश इसका ब्राह्मण है। यजुर्वेद की बात करें तो सातपद ब्राह्मण है। अथर्ववेद की बात करें तो गोपद ब्राह्मण है। अब इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। प्रमुख क्षेत्र कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह। सप्त सिंधु, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह। महत्वपूर्ण नदी गंगा और यमुना का महत्व बढ़ गया। आइए अब समझते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रमुख परिवर्तन, छोटे जनसमूहों की जगह बड़े बड़े जनपद बनने लगे, राजा की शक्ति बढ़ी, राजतंत्र अधिक मजबूत हुआ, युद्धों का उद्देश्य क्षेत्र एवं संसाधनों पर नियंत्रण बन गया, राजा को धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वैधता प्रदान की जाने लगी। अब बात करते हैं राजा की स्थिति की। ऋग्वैदिक काल की तुलना में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया। राजा के अधिकार, युद्ध का नेतृत्व, कर एवं उपहार प्राप्त करना, न्याय करना, प्रशासन चलाना, धार्मिक अनुष्ठानों में संरक्षण देना। लेकिन राजा पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था। सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। प्रमुख राजकीय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। राजसु यज्ञ, राजा के राजअभिषेक एवं प्रतिष्ठा से संबंधित राजा की शक्ति एवं प्रभुता को प्रदर्शित करता था। अश्वमेध यज्ञ, राजा की सार्वभौमिकता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अनुष्ठान। यज्ञ के लिए घोड़े को
स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। जिस क्षेत्र से घोड़ा गुजरता था वहां के शासक को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या संघर्ष करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ राजा की प्रतिष्ठा एवं शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण यज्ञ। इसकी ट्रिक देखते हैं। राजस्यु मतलब राजभिषेक, अश्वमेघ मतलब साम्राज्य एवं प्रभुत्व, वाजपेयी प्रतिष्ठा। इसे याद करने की यह ट्रिक है। अब आगे देखते हैं सभा एवं समिति। उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं का महत्व धीरे धीरे कम हुआ। ऋग्वैदिक काल सभा एवं समिति महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल महत्व में कमी। राजा पर नियंत्रण ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा अधिक शक्तिशाली। ऋग्वैदिक काल में जन भागीदारी अधिक, उत्तर वैदिक काल में राज सत्ता मजबूत। प्रशासनिक अधिकारी। इस काल में प्रशासन अधिक संगठित हुआ। प्रमुख अधिकारी पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, संग्रहित, भागदुग। भागदुग कर राजस्व संग्रह से संबंधित अधिकारी था। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हुआ। मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार हो गया। अब कृषि का महत्व पशुपालन से अधिक हो गया। कृषि का विकास, प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चावल, तिल, दालें। कृषि तकनीक, हल का प्रयोग, लोहे के उपकरणों का उपयोग, जंगलों की सफाई, बड़े क्षेत्र में खेती। लोहे का प्रयोग, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ा। वैदिक साहित्य में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस जैसे शब्द मिलते हैं। लोहे के उपयोग कुल्हाड़ी, हल का फाल, हथियार, कृषि उपकरण। लोहे के प्रयोग के परिणाम हुए लोहे का औजार बना, जंगलों की सफाई हुई, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, अधिक उत्पादन हुआ। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई तो अधिक उत्पादन हुआ। स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, बड़े जनपदों का उदय हुआ। पशुपालन की बात करें, पशुपालन अभी भी महत्वपूर्ण था, लेकिन कृषि का महत्व बढ़ चुका था। प्रमुख पशु गाय, बैल, घोड़ा, भेड़ और बकरी थे। व्यापार एवं शिल्प, उत्तर वैदिक काल में विभिन्न व्यवसाय विकसित हुए। प्रमुख शिल्प बढ़ई, लोहार, कुम्हार, बुनकर, सुनार, चमड़े का काम करने वाले, रथ का निर्माण करने वाले। व्यापार वस्तु विनिमय प्रमुख था। धातु एवं आभूषणों का प्रयोग बढ़ा। लंबी दूरी के व्यापार की शुरुआत हुई। बात करते हैं अब सामाजिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल एवं वर्गीकृत हुआ। समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्गों में समाज विभाजित हुआ। महत्वपूर्ण परिवर्तन, ऋग्वैदिक काल वर्ण व्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर और जन्म आधारित होती गई। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, उत्तर वैदिक समाज में ब्राह्मण धार्मिक एवं कर्मकांड संबंधी प्रभाव से संबंधित थे। क्षत्रिय राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति से संबंधित थे। वैश्य कृषि, पशुपालन एवं व्यापार से संबंधित थे। शूद्र सेवा एवं श्रम संबंधी कार्य से संबंधित थे। आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों में बांटने की अवधारणा विकसित हुई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 आश्रमों में उत्तर वैदिक काल में जीवन को बांटा गया। ब्रह्मचर्य शिक्षा प्राप्त करने का चरण, गृहस्थ विवाह एवं पारिवारिक जीवन का समय, वानप्रस्थ सांसारिक जीवन से धीरे धीरे दूरी बनाने का समय, संन्यास सांसारिक बंधनों का त्याग करना। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति की। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई देती है। परिवर्तन, धार्मिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता में कमी हुई। राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी घटी। विवाह संबंधी नियम अधिक कठोर हुए। पुत्र को अधिक महत्व मिलने लगा। फिर भी कुछ विदुषियों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख विदुषियां थी गार्गी, मैत्री। गार्गी ने दार्शनिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवार, परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था। पिता परिवार का मुखिया होता था। संयुक्त परिवार की परंपरा थी। पुत्र की इच्छा अधिक महत्वपूर्ण थी।
अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल में धर्म अधिक कर्मकांड प्रधान हो गया। प्रमुख देवता प्रजापति, विष्णु, रुद्र, इंद्र और अग्नि थे। परिवर्तन, ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रमुख थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का महत्व बढ़ा। यज्ञ एवं कर्म कांड, यज्ञों का विस्तार हुआ। प्रमुख यज्ञ अश्वमेध, राजसु, वाजपेय, अग्निहोत्र। इन यज्ञों में ब्राह्मणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। उपनिषदों का उदय, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में कर्मकांड के विरुद्ध दार्शनिक चिंतन विकसित हुआ। प्रमुख विचार ब्रह्मा, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल था। शिक्षा के विषय वेद, व्याकरण, दर्शन, धनुर्विद्या, नीति, धार्मिक ज्ञान। शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख उपलब्धियां या विशेषताएं, कृषि का विस्तार हुआ, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, स्थायी बस्तियों का विकास हुआ, बड़े जनपदों का निर्माण हुआ, शिल्प एवं व्यापार का विकास हुआ, दार्शनिक चिंतन का विकास हुआ, उपनिषदों की रचना हुई। ये थे उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं। आइए अब हम चारों वेदों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद ऋचाओं स्तुतियों का संग्रह है। इसके प्रमुख तथ्य हैं, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं। देवताओं की स्तुतियां इसमें की गई हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज एवं संस्कृत का यह प्रमुख स्रोत है। इसके प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य और उषा। ऋग्वेद में ये प्रमुख देवता थे। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यज्ञों में मंत्रों के गायन से संबंधित है। भारतीय संगीत परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण है। सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है या जनक माना जाता है। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी मंत्र एवं विधियों से संबंधित है। मुख्यतः यज्ञों की प्रक्रिया और कर्मकांड से संबंधित है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रमुख ग्रंथ हैं सातपद ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में सामान्य जनजीवन से संबंधित अनेक विषय मिलते हैं। विषय है इसका रोग एवं चिकित्सा, औषधियाँ, घरेलू जीवन, मंत्र, लोक विश्वास, शांति एवं सुरक्षा संबंधी अनुष्ठान। अथर्ववेद को लोक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः यज्ञ एवं कर्मकांड की व्याख्या करते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण, सातपद ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। अरण्यक की बात करें, अरण्यक वन में अध्ययन किए जाने वाले ग्रंथ हैं। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या करते हैं। आध्यात्मिक चिंतन इसमें शामिल है। कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण। उपनिषद की बात करें, उपनिषदों में वैदिक कर्मकांड की अपेक्षा दार्शनिक चिंतन का अधिक जोर दिया गया है। प्रमुख विषय ब्रह्मा, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और ज्ञान उपनिषद के ये प्रमुख विषय हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक। ब्रह्मा और आत्मा उपनिषदों का प्रमुख दार्शनिक प्रश्न था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध में गहन चिंतन मिलता है। प्रसिद्ध महाकाव्य तोमस छंदोक उपनिषद, अर्थ तुम वही हो। अन्य महाकाव्य अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ऐतरेय उपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्मा, मंडूक उपनिषद। अब बात करते हैं कर्म और पुनर्जन्म की। उपनिषदों में यह विचार विकसित हुआ कि कर्म भविष्य का जीवन, फिर पुनर्जन्म। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा और बुरे कर्म का परिणाम बुरा माना गया। मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है
जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उपनिषदों में ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। वैदिक राजनीतिक संस्थाएं, सभा अपेक्षाकृत छोटे समूह की संस्था, महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित लोगों की भागीदारी, राजा को सलाह देने की संस्था थी। समिति की बात करें तो व्यापक जन समुदाय की संस्था, राजनीतिक निर्णयों में भूमिका, राजा के चयन से संबंधित भूमिका का उल्लेख। विदत ऋग्वैदिक काल की एक प्राचीन संस्था थी। विदत में धार्मिक, सामाजिक एवं सैन्य गतिविधियों से संबंधित कार्य होते थे। राजनीतिक इकाइयाँ थी कुल, ग्राम, विश, जन और जनपद। कुल सबसे छोटी सामाजिक राजनीतिक इकाई थी। बात करते हैं वैदिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान हो गया। परिणाम स्थायी बस्तियां, व्यापार का विस्तार, जनपदों का विकास। वैदिक कृषि प्रमुख फसलें थी जौ, गेहूं, चावल, तिल, दालें। प्रमुख उपकरण हल, लोहे के औजार, कृषि उपकरण। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल वर्ण व्यवस्था अपेक्षाकृत लचीली थी, व्यवसाय परिवर्तन की संभावना थी, सामाजिक विभाजन कम कठोर था। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित व्यवस्था मजबूत, सामाजिक असमानता बढ़ी, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का प्रभाव बढ़ा। अब आगे देखते हैं पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से एक प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि किस वेद में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ब्राह्मण, राजन या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल है। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति की। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को अपेक्षाकृत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, शिक्षा का अवसर था, धार्मिक कार्यों में भागीदारी थी, विदुषियों का उल्लेख है, विवाह में कुछ स्वतंत्रता थी। प्रमुख विदेशियां थी लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वारा। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति की। सामाजिक स्वतंत्रता में कमी आई, धार्मिक एवं राजनीतिक भागीदारी सीमित हो गई, पुत्र को अधिक महत्व मिलने लगा। प्रमुख दार्शनिक महिलाएं थी गार्गी और मैत्री। वैदिक परिवार परिवार पितृसत्तात्मक था, पिता परिवार का प्रमुख था, संयुक्त परिवार की परंपरा थी, विवाह सामाजिक संस्था का महत्वपूर्ण आधार था। बात करते हैं विवाह की। वैदिक समाज में विवाह को महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। प्रमुख प्रकार विवाह के 8 प्रकार थे: ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। ये वर्गीकरण मुख्यतः बाद की धर्मशास्त्रीय परंपरा से संबंधित है, इन्हें सीधे पूरे ऋग्वैदिक समाज पर लागू नहीं करना चाहिए। बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। जीवन को 4 चरणों में बांटने की अवधारणा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस व्यवस्था ने व्यक्ति के जीवन को शिक्षा, परिवार, सामाजिक उत्तरदायित्व और आध्यात्मिक जीवन में विभाजित कर दिया। अब बात करते हैं वैदिक धर्म की। ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः प्रकृति की शक्तियों की पूजा थी। प्रमुख देवता इंद्र, युद्ध एवं वर्षा, अग्नि, यज्ञ एवं अग्नि, वरुण, नैतिक व्यवस्था एवं जल, सूर्य, प्रकाश, उषा, प्रभात, सोम, धार्मिक या प्रिय देवता। उत्तर वैदिक धार्मिक परिवर्तन: प्राकृत पूजा, उसके बाद यज्ञ, फिर कर्मकांड, फिर दार्शनिक चिंतन। इनका धीरे धीरे ऐसे विकास हुआ। प्रमुख देवताओं में परिवर्तन: ऋग्वैदिक काल में इंद्र, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र का महत्व बढ़ा। यज्ञों का महत्व: राजसूय यज्ञ, राजकीय प्रतिष्ठा, अभिषेक, इसका महत्व था। अश्वमेघ यज्ञ, राजकीय प्रभुत्व, इसका महत्व था। वाजपेयी यज्ञ, राजकीय प्रतिष्ठा, इसका महत्व था। अग्निहोत्र यज्ञ नियमित धार्मिक अनुष्ठान था। अब आगे चलते हैं, वैदिक शिक्षा देखते हैं। गुरुकुल व्यवस्था, गुरु के आश्रम में निवास, मौखिक शिक्षा, अनुशासन, स्मरण एवं अभ्यास पर जोर। प्रमुख विषय वेद, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, दर्शन, धनुर्विद्या। वेदांग
वेदों को समझने के लिए विकसित 6 वेदांग हैं। शिक्षा, उच्चारण, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, भाषा, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति या अर्थ, छंद, छंदशास्त्र, ज्योतिष, समय एवं खगोल की गणना। आज का हमारा वैदिक काल का यह महत्वपूर्ण चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में जो भी कमियां हों उन्हें भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।